अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसानी जिस्म में जितने सिस्टम्स हैं, अल्लाह पाक का जो अंदर निज़ाम है अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान में, अगर उनमें कोई बिगाड़ आ जाता है, ख़राबी आ जाती है, तो जिस्म के जिस हिस्से में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए हमने किससे कंसल्टेशन लेनी है, कौन से स्पेशलिस्ट को हमने चेकअप करवाना है। तो इसमें मैं आपसे बताता चलूँ कि अगर तो आपका प्रॉब्लम जो है माइल्ड और मॉडरेट है तो उसके लिए जो है आप अपने किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेवियर प्रॉब्लम है काफ़ी और इसमें कुछ जो है ऐसी सिचुएशन भी है जैसे स्पेशलिस्ट के पास जो जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सर्जरी वगैरह होगी या इस तरह प्रोसीजर वगैरह हो जाते हैं, और तो उसके लिए जो है आप स्पेशलिस्ट से लाजमी कंसल्टेशन लेंगे। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सर के जो है बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, जिसमें जितने भी सिस्टम है और उनमें अगर कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है तो उसके लिए आपने कैसे वो उसका ट्रीटमेंट करवाना है। तो सबसे पहले यह है कि अगर आपके कोई बालों का मसला है, आपके बाल जो है वो झड़ रहे हैं, ग्रोथ कम हो रही है और खुश्की है, स्कर्वी है, या कोई स्किन का कोई और प्रॉब्लम है, जैसे चेहरे पे किल छाए हैं, फीमेल के गैर ज़रूरी मुंह पे बाल आ जाते हैं, और इसके अलावा वायरस इन्फेक्शन है, और जो है स्केबीज़ है, डर्मेटाइटिस है, और इसके अलावा जो है स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो आपने एक डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेनी है, जो कि माहिर जल्द होता है, स्किन स्पेशलिस्ट, उससे कंसल्टेशन लेनी है और उससे आपका जो चेकअप करेगा और उससे जो है आप इंशाल्लाह ट्रीटमेंट कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। और उसके साथ ही अगर आपके कोई दिमाग का इशू है, ब्रेन का मसला है, यानी कि अगर आपको मुसलसल जो है वो सर में दर्द रहता है, ब्रेन ट्यूमर है, और जो है आपको सर में चोट लगने की वजह से या किसी हादसे की वजह से जो हेड इंजरी हो जाती है, या आपके स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाता है, इंजरीज हो जाती है, और इसमें जो है स्पाइन में जो है वो कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से आपकी कमर में शदीद दर्द होता है, टांगों में शदीद दर्द होता है, और उसके लिए जैसे लैमिनेक्टमी वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए जो आपने एक न्यूरोसर्जन होता है उससे कंसल्टेशन लेनी है, और न्यूरोसर्जन जो है इसके लिए जो है आपकी सर्जरी को जो है करेगा, उससे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो है आपने एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेशन लेनी है। तो उसमें क्या है, अगर आपको सर में दर्द रहता है, दर्द शकीका है, या फिर माइग्रेन पेन है, या फिर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, एपिलेप्टी है, एपिलेप्टिक हैं आप, या शिज़ोफ्रेनिया है, मुख्तलिफ जो है ये बीमारी की हालतें हैं, यानी कि इसमें एंजाइटी जो है वो मोस्टली हो जाती है, घबराहट होती है, उसमें हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, और वोमिटिंग भी हो सकती है, मतली भी हो सकती है, और इसके अलावा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, और इसके अलावा जो है पेशेंट रोता है, धड़कन जो है हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, घबराहट होती है, और इसके अलावा दिमाग की और बीमारी होती है जिसमें पेशेंट अपने जो है बाल खींचता है, रोता है, हंसता है, तो ऐसी भी वजह हो सकती है। और ऐसा भी होता है जैसे जिस्म का सारा जो है वो उसका कप कपी जैसे वाइब्रेशन लग जाती है, शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है, वो अगर आप में सिचुएशन है, और गुस्सा ज़्यादा आता है, और इस तरह की कोई और प्रॉब्लम है आपकी साइकोलॉजी का, तो आपने एक साइकियाट्रिस्ट से फिर अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो इसके साथ ही अगर आपका और कोई प्रॉब्लम है, जैसे आँखों का मसला है, आँखों में जो है वो कोई एलर्जी है, कंजक्टिवाइटिस है, और मोतिया है, काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, नज़र कम आता है, धुंधला होता है, करीब नज़री है, बैद नज़री है, तो उसने जो है उसमें जो है आपने एक आई स्पेशलिस्ट से फिर कंसल्टेशन लेनी है, तो वो आपको जो है इसका ट्रीटमेंट करेगा, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका नाक कान गले का कोई इशू है, और इस इशू की सूरत में आप एक ईएनटी सर्जन से कंसल्टेशन लेंगे, ईएनटी सर्जन जो है वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो इसमें होता क्या है,
बाज़ औक़ात आपका जो है नाक कान गले में जो है मसला प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, जैसे टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, उसके लिए भी टॉन्सिल को जो है सर्जरी मस्ट है। इस तरह नाक की हड्डी बढ़ जाती है या नाक में फ्रैक्चर हो जाता है या नाक में गदूदा बढ़ जाता है, और इसी तरह अगर कान का कोई प्रॉब्लम है जिसमें सर्जरी मस्ट है, उसके लिए फिर आपने ईएनटी सर्जन को दिखाना है। और इसके अलावा जो है आपका एलर्जिक राइनाइटिस है, तो एलर्जिक राइनाइटिस साइनोसाइटिस है, उसमें भी आपने फिर ईएनटी सर्जन से कंसल्टेशन लेनी है। साइनोसाइटिस क्या होता है? साइनोसाइटिस जो है इसमें उसकी अलामतें ये हैं कि नाक बंद हो जाता है और जो है इसमें से सेक्रेशन निकलती है वाइट कलर सॉरी ग्रीन कलर की और येलो कलर की, और आपको जो है नथुनों के दोनों दरमियान जहाँ पे और इधर पे काफ़ी पेन और खिंचाव सा रहता है, और नाक जो है बंद रहती है, सर में शदीद दर्द रहता है, बाजू का टेम्परेचर भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ये साइनोसाइटिस है। उसके लिए फिर आपने जो है वो अपने ईएनटी सर्जन से दिखाना है, नाक कान गले वाले डॉक्टर को, तो वो आपका ट्रीटमेंट करेगा। इसी तरह अगर आपका एलर्जी का प्रॉब्लम है और जो है आरटीआई है हो जाता है जैसे, और इसके अलावा जो है आपके सांस की नाली का मसला है, ट्रेकिया का मसला है, आपकी जो है लंग्स का मसला है, फेफड़ों का मसला है, और ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें टीबी है, सीओपीडी है, दमा है, और इसके अलावा नमूनिया है। तो अगर तो वो बड़ा है तो वो अपने जो है चेस्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन लेगा, और छोटा अगर है बच्चा 12 साल से कम है तो वो पीड्स मेडिसिन वाले को दिखाएगा, और अगर बड़ा है तो वो फिर आप जो है उसको चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, वो इसकी सारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका फिर ट्रीटमेंट कराएगा, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी का जो है वो दांतों का मसला है, दांतों में जो है वो ठंडा गर्म लगता है, दांत जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, दांत में जो मांस खोरा हो जाता है, मुंह में बदबू होती है, या फिर जो है दांतों का मतलब कोई भी इशू है उसके लिए आपने एक डेंटिस्ट से फिर जो है वो कंसल्टेशन लेनी है। इस तरह कोई मैंडिबल का प्रॉब्लम है, मैंडिबल का जो कोई फ्रैक्चर हो जाता है, इंजरीज हो जाती है, उसके लिए भी फिर आपने डेंटिस्ट से जो है वो कंसल्टेशन लेनी है। और इसी तरह अगर आपका जो है सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉब्लम है, यानी कि मोहरू का मसला है और दर्द रहता है काफ़ी, सर्वाइकल पेन है, मसल पेन है, और इसके अलावा आपको खाने पीने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, सर में शदीद दर्द होता है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, पट्टों में खिंचाव रहता है, और जो है हाथ पाँव सुन रहते हैं, शटिका पेन होता है। तो शटिका पेन जो होता है वो टांगों में हो जाता है, जो आपकी बैक से लेके पटक से पूरी टांग से बैक साइड से पूरा वो पेन होता है उसमें। तो उसकी जो है वजूहत बहुत सारी होती हैं, उसमें जो सैटिक नर्व होती है उसके ऊपर जो है वो दबाव पड़ जाता है, या वो उनके एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से वो सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पेन का, इसके लंबर के हवाले से, मतलब कि वर्टिब्रे के हवाले से, और कोई दूसरा कोई इशू है, तो उसके लिए जो आपने न्यूरो फिजिशियन से कंसल्टेशन लेनी है, न्यूरोलॉजिस्ट से, तो वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, तो आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका कोई और इशू है, इसी तरह जो है आपको बुखार हो जाता है, यानी कि आपको मलेरिया बुखार हो जाता है, टाइफाइड बुखार हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, और सेप्टिसीमिया हो जाता है, और इसके अलावा जो है आपको डायरिया लग जाता है, और इसके अलावा जो है आपका कोई और जैसे प्रॉब्लम हो जाता है बुखार में, तो उसके लिए फिर आपने मेडिसिन वाले डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है, यानी कि मेनिंजाइटिस जिसे सरसाम कहते हैं वो हो जाता है, यानी कि उसमें क्या उसकी अलामतें हैं, उसमें जो है दौरे पड़ते हैं, शदीद बुखार होता है, मतली होती है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, गर्दन अकड़ जाती है, तो उसकी जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हैं, CSF सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड वगैरह वो टेस्ट और दूसरी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो डॉक्टर कराते हैं, तो उसमें जो आता है तो उसका फिर वो ट्रीटमेंट करते हैं, चलो ठीक हो जाता है पेशेंट। और इसके अलावा जो है सेप्टिसीमिया जो है खून में जरासीम फैल जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट होता है, वो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। और डायरिया हो जाता है, हमें भाई कोई मसला हो जाता है, और CLD हो जाती है, क्रोनिक लीवर डिजीज़ जैसे होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर में हेपेटाइटिस हो जाता है, और इसके अलावा जो है आपका कोई और इशू मेडिकल इशू हो जाता है, तो आपने मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है। और इसके अलावा जो है आपका खुराक की नाली में कोई मसला है, मैदे में मसला है, जो है
एसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि गॉर्ड है, और एपीडी है, गैस्ट्राइटिस है, और इसके अलावा जो है एक्यूट जो है पेन होता है स्टमक का, तो उसके लिए आपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से फिर कंसल्टेशन लेनी है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो है वो आपकी हो सकता है कि वो एंडोस्कोपी करे या और इन्वेस्टिगेशन करे, तो आपका कोई क्रॉनिक इशू है तो फिर आपने उनसे कंसल्टेशन लेना है, तो वो आपका ट्रीटमेंट करेगा। और इसी तरह अगर आपका कोई सर्जिकल इशू है, सर्जिकल इशू मतलब कि अगर आपका जो है लंग्स में कोई ट्यूमर हो जाती है या किसी वजह से डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से, कैंसर की वजह से, या आपके हार्ट की सर्जरी है, तो उसके लिए फिर आपने जो है थोरेसिक सर्जन से कंसल्टेशन लेना है। थोरेसिक सर्जन जो है वो इससे ट्रीट करेगा। इसी तरह अगर आपका जो है वो पित्ते का मसला है, गाल ब्लैडर का, उसमें स्टोन है, और इसके साथ ही अगर आपका आंतों का प्रॉब्लम है, आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसमें जो है लेप्राटमी होनी होती है, वो है मसल प्रॉब्लम है, और इसके अलावा जो है आपका पेरिटोनिटिस है, यानी कि आंतों में सुराख हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड जो है आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है, फिर उसमें आंतों में सुराख हो जाते हैं और परफोरेशन होती है इंटेस्टाइन में, उसके लिए फिर उसको जो है लेप्राटमी होने की करते हैं। तो वही सर्जिकल इशू है, वो उसको जो है वो सर्जिकली जो है वो हल करते हैं उसमें डॉक्टर जो हैं और सर्जन जो होता है। इसी तरह अगर हर्निया हो जाता है, हर्निया में जो है वो एम्ब्लानिकल हर्निया हो जाता है, या इसका जो है वो इंगुइनल हर्निया हो जाता है, या अपेंडिसाइटिस हो जाती है, या फिर आपको जो हेमराइड है, बवासीर का मसला है, पिल्स है, ब्लडी है, या किसी किस्म की बवासीर है, उसके लिए भी आपने जो है वो एक सर्जन से फिर कंसल्टेशन लेनी है। और इसके साथ ही अगर आपका कोई ब्रेस्ट मसला है, छाती का, तो इसे ब्रेस्ट सर्जन से फिर कंसल्टेशन लेनी है, जो फीमेल हैं खासकर। फीमेल का जो है ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम होता है या कोई और प्रॉब्लम होता है, तो वो ब्रेस्ट सर्जन से फिर कंसल्टेशन लेगी, वो उसके लिए फिर वो ट्रीटमेंट करेगा। इसी तरह अगर आपको गुर्दे का कोई इशू है, गुर्दे में जो है वो पथरी हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, या ट्यूमर हो जाती है, या कोई और इशू है, यूरेटर में प्रॉब्लम है और ब्लैडर में प्रॉब्लम है, और इसके अलावा जो है आपका गदूद जो है मसाने का प्रोस्टेट वो बढ़ जाता है, या यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या उसमें जो है रैप्चर हो जाता है यूरेथ्रा, और इसके अलावा जो है आपकी कोई और यूरिनरी प्रॉब्लम है, यूटीआईज वगैरह हैं, तो उसके लिए फिर आपने जो है यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेनी है। इसी तरह अगर आपकी स्टोन बार बार बनती हैं, यूटीआई मुसलसल रहता है, सोजा का प्रॉब्लम है, और इसके अलावा जो है आपका आरएफटी एलएफटी बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, तो उसके लिए फिर आपने जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई मेल है, सेक्स प्रॉब्लम है, एक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर एजुकेशन है, एजोस्पर्म है, और मर्दाना कमज़ोरी है, तो इसके लिए फिर आपने जो है वो सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेनी है। अगर गैनोकोलॉजी का कोई प्रॉब्लम है, आपका प्रेगनेंसी है, और इसके अलावा जो आपके मेंसेस कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, या बिल्कुल नहीं आते, या फिर आपका कोई ओवरीज का प्रॉब्लम है, ओवरी में सिस्ट है, या फिर उसके अंदर जो है वो ट्यूमर्स वगैरह हैं, उसमें विजाना में उसका कोई प्रॉब्लम है, आपका जो है कोई लकोरिया का प्रॉब्लम है, या फीमेल का कोई भी मतलब कि कोई जनाना प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसके लिए फिर आपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेनी है। ये गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी ट्रीटमेंट करेगा, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इस तरह अगर आपके जोड़ों का प्रॉब्लम है, जोड़ में दर्द रहता है, टेम्परेचर होता है, जोड़ सूज जाते हैं, जोड़ जो है वो मुड़ जाते हैं, आर्थराइटिस है जैसे उसमें, तो आपने वो उसके लिए रेमाटोलॉजिस्ट से डॉक्टर से रब्ता करना है, कंसल्टेशन लेनी है, वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके जो है वो ब्लड का प्रॉब्लम है, खून जो है वो कम बन रहा है, एनीमिक हो रहे हैं, थैलेसीमिया हो रहा है, हेमोफीलिया हो रहा है, या उसमें कुछ जो है सेल्स हैं वो अनबैलेंस हैं, तो उसमें जो है आपने फिर हेमाटोलॉजिस्ट को दिखाना है। हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो लैब कराएगा, पैथोलॉजिस्ट जो है वो टेस्ट होंगे इसमें, तो जो इशू होगा वो उसको हल करके ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको कैंसर का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, वो उसको दिखाएंगे, तो वो उसके लिए आपकी कुछ पैथोलॉजिकल कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएगा, रेडियोलॉजिकल भी कराएगा, तो उसके बाद जो आपका ट्रीटमेंट होगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इस तरह अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं,
या फिर आपको बुखार का कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है तो मेडिकल डॉक्टर से दिखाएंगे। हार्ट का प्रॉब्लम है, यानी कि वेन कोई ब्लॉक है आपकी, बाईपास का प्रॉब्लम है और उसकी एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, तो उसके लिए फिर आपने जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेनी है। एक कार्डियोलॉजिस्ट ही उसको कंसल्टेशन लेनी है, उस वो ठीक है। एक बात याद रखें कि अगर आपका जैसे सर्जरी जो है वो मस्ट है, एक सर्जन के पास ही आपका वो ट्रीटमेंट है, जैसे अपेंडिसाइटिस है या ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया है या इसी तरह ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसके साथ जो सर्जिकल इशू है उसमें सिर्फ एक जो सर्जन ही उसको ट्रीट कर सकता है, जो बाकी मेडिसिन वाले या जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो उसको मतलब हल नहीं कर सकते। इस तरह जो हार्ट पेशेंट हैं उनको लाजमी चाहिए कि वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ही कंसल्टेशन लिया करें, वो आपको जो मेडिसिन रिकमेंड करें वो चेक उनको दिखाएं, वो भी खाएं और मंथली वाइज जो उनसे विजिट भी करते रहें, और साथ ही अपनी जो है ये ब्लड टेस्ट और शुगर टेस्ट वगैरह जो होगी वो भी चेकअप करवाते रहें, और साथ जो आपको वो एहतियात बताएं वो भी करते रहें। अदरवाइज़ बजाय इसके कि ऐसे रुलते रहें फिरते रहें तो इससे प्रॉब्लम आपका जो मज़ीद बढ़ सकता है। तो इसी तरह अगर आपका और कोई प्रॉब्लम है जिसमें जो है हड्डियों का मसला है, फ्रैक्चर हो जाते हैं, डिसलोकेशन हो जाता है, और या हड्डियों के मसले में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर आपने एक आर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्टेशन लेनी है। उसके लिए भी आपको जो है आर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्टेशन लेनी है। तो वो हो सकता है कि आपको जो है क्लिनिकली चेक करेगा, उसमें अगर है कोई सर्जरी तो मास सर्जरी करेगा, अदरवाइज़ इसकी फिर प्रोसेस है, यानी कि वैक्स लैब वगैरह होती है, कास्ट लगती है, प्लस्तर वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए मसले है जो है इशू आपके हल हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है, जैसे फालिज हो जाता है, लकवा हो जाता है, तो उसमें जो है काफ़ी पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनके मसल ऐसा पट्टे कट जाते हैं जो है, उसके लिए फिर आपने फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्टेशन लेनी है, वो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज बताएगा और उसके साथ थोड़ी मेडिसिन देगा, वो करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आपको फालिज या लकवा का प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर आपने जो है वो आप मेडिकल वाले डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, मेडिसिन वाले डॉक्टर को, और एक न्यूरोलॉजिस्ट से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, न्यूरो फिजिशियन से भी। और इसी तरह आपका कोई और इशू है जिसमें आपने टेस्ट वगैरह करवाने हैं, तो फिर पैथोलॉजिस्ट इसको सारे टेस्ट करेगा। पैथोलॉजी में सीटी स्कैन कराना है, एक्सरे कराना है और एमआरआई करानी है, तो ये फिर रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेके अल्ट्रासाउंड होगा, वो जो है ये सारे टेस्ट वहाँ से होंगे। इसी तरह आपका जो भी प्रॉब्लम है जिस हिसाब से मतलब कि आपका है इशू, तो कोशिश करें कि आप जितना एक आप में है, मतलब कि एक होता है ना कि इंसान बीमार जब होता है तो वो अपनी एक हैसियत देखता है। अगर तो है उसके पास पैसे हैं, उसके पास अल्लाह पाक ने दिया है पैसा, तो वो एक जो है स्पेशलिस्ट से ही अपना चेकअप करवाए और वो ही जो है वो सही ट्रीटमेंट कर सकता है। अदरवाइज़ अगर माइनर प्रॉब्लम है कोई, तो माइल्ड है, तो उसमें से कोई इशू नहीं है, आप जो है आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर को, डॉक्टर्स को जो है वो चेकअप करवा सकते हैं। तो वो आपको जो चेकअप करेगा अगर तो वो ट्रीट कर सकेगा, वो आपके बिहाफ पे है कि अगर वो आपकी जो है बीमारी की नोयत देखेगा, अगर थोड़ी बहुत है तो वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा, अगर अदरवाइज़ हो सकता है कि वो आपको उनके पास रेफ़र कर दे। तो ऐसे फिर है, आप उनको फिर फॉलो करें, जैसे वो आपको फिर बताएं उस पर अमल करें। ये नहीं है कि डॉक्टर आपको रेफ़र करे तो फिर आप उल्टा आप पेशेंट को घर ले जाएं, तो इससे फिर मसला बढ़ सकता है। मोस्टली ऐसे होता है कि ऐसे जैसे RSC दही मरकज़ियत पे खड़े हम, तो वहाँ पे पेशेंट सीरियस आते हैं, जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट हो गए या हार्ट के पेशेंट रहते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट, हाइपरग्लाइसेमिया के, तो उनको हम फिर डॉक्टर साहबान जो है हमारे वो उनको रेफ़र करते हैं उधर बड़े टर्शरी अस्पताल में या स्पेशलाइजेशन में। तो वो होता क्या है कि फौरी चूँकि उनको फर्स्ट एड वहाँ पे दी जाती है, रिलीफ मिल जाता है, तो वो फिर घर ले जाते हैं, कहते हैं हमारा मरीज़ कुछ नहीं है, तो डॉक्टर को पता नहीं चला, तो पता चलता है कि 2-3 घंटे बाद उसकी पेशेंट की डेथ हो जाती है या 1-2 दिन के बाद डेथ हो जाती है, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते इस बात को। सो ऐसे बहुत सारे तजुर्बात मिले हैं, तो ऐसे चाहिए कि इसमें ना किसी किस्म की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आपका जो भी प्रॉब्लम हो जाता है, जिस तरह है उस तरह के फिर आप उस बात पर अमल करें तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। बाकी ये बीमारी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है और शिफा भी अल्लाह पाक देता है, जितनी हो सके इंसान को अल्लाह पाक से शिफा मांगनी चाहिए और साथ ही साथ इलाज भी करवाना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद हो जाएंगे। और साथ ही जो आपको डॉक्टर हिदायत बताए उस पर भी सख्ती से अमल करें और मेडिसिन भी जारी रखें, और जो है नमाज भी 5 टाइम अदा करें, अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार करें और शुक्र अदा करें।
फिर इसी तरह जो है अल्लाह पाक आपको मज़ीद देगा और बीमारी से शिफा देगा, आपके रिज़्क़ में, अमल में, कारोबार में जो है अल्लाह पाक बरकत देगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद बताऊँगा वीडियो में कि जिसमें जो बहुत सी बीमारियां हैं वो कैसे फैलती हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के साथ जो है अपने जो है वो एहतियात क्या क्या बरतनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारी डिजीज़ जो मैंने आपको बताई है सर से लेकर पाँव तक जो मेडिकली हैं, जो विदाउट सर्जरी हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप मुझसे भी कंसल्टेशन लेंगे, इसमें कमेंट्स में पूछेंगे मुझसे कोई मेडिसिन, तो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो आपको बताऊँगा, जो आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी ठीक हो सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।